मैं उस वक्त नहीं समझ सकी थी कि पापा आखिर कहना क्या चाहते हैं, मगर पापा अपनी मौत का सुराग पा चुके थे और उसके ठीक 5वें दिन पापा ने आखिरी हिचकी ली। अब सोचती हूँ पापा ने उस वक्त आखिरी दिनों में मुझे फ़ैसला लेने की आज़ादी क्यों दी थी। शायद पापा होते तो वो समद और मुझ में कोई फ़र्क नहीं करते, मगर पापा समाज, मुआशरा, अम्मी और समद को बखूबी समझते थे। वो जैसे इन लम्हों में सारी दुनिया की धूप और तमाज़त को महसूस कर रहे थे। वो जानते थे कि कमज़ोर फ़ैसलों की आग में न सिर्फ मेरी आज़ादी जलेगी, बल्कि ये लोग मेरे मुस्तक़बिल को भी तबाह कर देंगे। छोटी उम्र से ही मैं अपने फ़ैसले लेने लगी। पापा के जाने के बाद बिखराव तो आया, मगर पापा की दुआओं की बरकत ऐसी थी कि रास्ते बनते चले गए। इधर गुज़रते वक्त के साथ तब्दीलियाँ भी इस घर का मुक़द्दर बन रही थीं। समद ने शॉप खोल ली थी। अब वो पुराना समद नहीं था, 5 वक्ता नमाजी, बढ़ी हुई दाढ़ी, सर पर टोपी, निगाहें नीची करके गुफ्तगू करना। छोटा होने के बावजूद उसके लबो लहजे से गुस्से और नफ़रत की बू आने लगी थी। आपको शर्म नहीं आती? ये लिबास पहन कर जाएंगी? इसमें क्या बुरा है? बुरा है। मेहरबानी तुम मुझे टोका न करो, मैं साफ कह देती। लेकिन अम्मी समद के साथ थीं। अम्मी को भी मेरे तौर तरीक़े पसंद नहीं थे। समद की गुस्ताखियाँ बढ़ती रहीं तो अम्मी की नफ़रत भी जवान होती रही। मैं इंजीनियरिंग कर रही थी और मैं जानती थी मुझे क्या करना है। पापा ने मुझे मेरे फ़ैसलों के लिए आज़ाद कर दिया था। इसलिए उस दिन समद ने जब अपना फ़ैसला सुनाया कि अब आप घर में रहें, तो मैं ज़ोर से चीख पड़ी। इतने ज़ोर से कि समद के साथ अम्मी तक डर के पीछे हट गईं। मैंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, समद की अपनी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी मुझे गवारा नहीं, और न ही ये बंधी हुई ज़िंदगी मेरा ख्वाब है, और आइंदा मेरी आज़ादी पर पहरा बिठाने की कोशिश न की जाए। मेरी इस चीख का असर हुआ था। अम्मी ने गुफ्तगू कम कर दी थी। मेरे लिए ताज्जुब का मकाम ये था कि तालीम हासिल करने वाली और घर से बाहर जाने वाली लड़की बेशर्म और बेहया समझी जाती है, मगर लड़के शरीफ रहते हैं। लड़की अगर जॉब करती है तो तंग ज़हनियत उसके बारे में हज़ारों अफसाने कायम कर लेती है, और मर्द तब समाज के ठेकेदारों ने मोहब्बत की मुखालफत का नारा नहीं दिया था। मैं आपको इस भयानक हादसे के लिए तैयार कर रही हूँ। इस बीच मुल्क की सियासत में कितने ही तूफ़ान आए और गुजर गए, कितनी ही आंधियाँ आईं और रुखसत हो गईं। सियासत भी मर्दों का हिस्सा है। औरत सिर्फ कठपुतलियाँ, मर्दों के पीछे नारा लगाने वाली औरतें। आज़ादी के बाद सियासत में कितने ही रंग आए, मगर एक रंग कायम रहा, नफ़रत का रंग। ये नफ़रत कभी फ़िरक़ेवाराना दंगों में तब्दील हो जाती और कभी गैंग रेप जैसी सियासत में मर्द का खूंखार चेहरा नज़र आ जाता। मगर इस सियासत में मज़हब के साथ मोहब्बत के हसीन जज्बे को भी दागदार किया जा सकता है, ये सोचना मेरे लिए नामुमकिन था। इंजीनियरिंग कॉलेज में ही विजय कारत से मुलाकात हुई थी। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, मगर हाथों में दबी हुई लिटरेचर या पोइट्री की कोई बुक, कभी किसी गोशे में किताबें पढ़ता हुआ और कभी पत्थर के स्टेचू के पास जो उसकी मखसूस जगह थी। ये ज़रूर फेल करेगा। मेरा पहला तासुर उसके बारे में यही था। मगर शायद ये उम्र ऐसी ही होती है जब आप फितरत की आगोश में होते हैं। चिड़ियों के चहचहाने से फूलों के खिलने और अदब से शायरी तक मासूम जज्बों में पनाह लेने लगते हैं। विजय कारत से पहली गुफ्तगू कब हुई याद नहीं। नामों का भी तबादला हुआ था। मैंने अपना नाम बताया था, शबाना आरिफ, मगर उसका चेहरा तासुरात से आरी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गुफ्तगू मुझे अच्छी लगने लगी। इंजीनियरिंग के पहले साल में जब उसे नुमायाँ कामयाबी मिली तो ये मेरे लिए हैरत की बात थी। वो मिला तो मैंने सवाल दाग दिया, ये तुम कैसे कर गए? मैं तो समझती थी कि फ़ेल कर जाओगे। वो ज़ोर से हंसा। अदब से रास्ते निकलते हैं। वहाँ भी अदब लिख कर चले आए। इस बार वो संजीदा था। ज़िंदगी का कोई भी रास्ता अदब से अलग होकर नहीं जाता। इंजीनियरिंग क्या है? आड़े तिरछे सवालात, नक्शे, इमारतें, ब्रिज,
माल, जिंदगी, ये रास्ता भी तो अदब देता है। विजय कारत ने मुस्कुरा कर देखा, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट भी तब्दील हो गई थी। तुम मुसलमान हो? उसने अचानक सवाल किया तो मैं चौंक गई। हाँ, क्यों? शबाना, किसी हिंदू का नाम क्यों नहीं होता जैसे विजय किसी मुसलमान का? नाम में मजहब क्यों छुपा होता है? मैं मजहब को नहीं मानता। सोचता हूँ विजय की जगह आमिर नाम रख लूँ। आमिर कारत। कारत मेरा खानदानी नाम है, उसे बदल नहीं सकता। आमिर खान मुझे पसंद है। उसने पलट कर पूछा, कॉफ़ी पियेंगी मेरे साथ? मुझे पहली बार एहसास हुआ मोहब्बत एक चीख का नाम है और इस चीख को रोकना या दबाना आसान नहीं। उस दिन घर पहुंचने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। दरवाज़ा खोलने वाला समत था। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। अब आपने देर से आना भी शुरू कर दिया। मोबाइल में वक्त देख लो, 7 बज रहे हैं। 7 कम होते हैं। कहाँ गई थी? जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। जवाब देना होगा। मैं इस बकवास की ज़रूरत महसूस नहीं करती। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन उस दिन समत की निगाहों से जिन बिजलियों को कौंधते हुए देखा, वो बिजलियां मुझे जला गई थीं। उस दिन मैं देर तक अपने कमरे में रोती रही। फिर ऐसा लगा पापा पास में खड़े हैं, मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने आंसू खुश्क किए। अब मैं फिर से अपनी दुनिया में लौट आई थी। पहली बार विजय कारत ने मुझसे एक फरमाइश की थी। वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, मुझे अपने घर वालों से मिलाना चाहता था। मैंने शुरू में तो इनकार किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कारत मेरी बातों से बुझ गया हो। मेरे लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था। कारत ने बताया, दिल्ली से सिर्फ 2-2.5 घंटे का रास्ता है। वो इलाका हरियाणा में पड़ता है। मैं राज़ी हो गई थी, मगर मुझे पता नहीं था कि एक खौफनाक तूफान मेरे ताक़ुब में है। सुबह 8 बजे मुझे घर छोड़ना था। विजय ने कहा था कि हम शाम 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। मैं एडवेंचर की शुरू से शौकीन रही हूँ, और ये भी सच है कि इस दरमियान मैं विजय के बहुत करीब आ गई थी। पहला हादसा तो यही था कि कार में बैठते हुए मुझे मास ने देख लिया था। मास समत के गारमेंट्स शॉप में काम करता था। अक्सर घर भी आ जाता था। मैंने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन मेरे चेहरे का सन्नाटा विजय महसूस कर गया। तुम परेशान हो तो फिर प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। नहीं, मैं खुद को समझा रही थी, मैं गलत ही क्या कर रही हूँ। मैं विजय के साथ क्यों नहीं जा सकती? समाज ने मोहब्बत को जुर्म और गुनाह क्यों बना दिया है? किसी से मिलना जुर्म है, 2 बातें करना जुर्म है। सदियों के बाद भी हमारी आज़ादी गिरवी क्यों है? दूसरा हादसा ठीक 2 घंटे बाद पेश आया, जब हम उसके गांव में दाखिल हुए थे। एक झटके से विजय ने कार रोक ली। सामने 7-8 नौजवान खड़े थे। उन्होंने विजय को मेरे साथ बाहर आने के लिए कहा। मैंने विजय का चेहरा देखा। उस वक्त वो एक सर्द लाश में तब्दील हो गया था। मैं उस वक्त भी जीन्स और टी-शर्ट में थी। मैं सामने इन खौफनाक चेहरों को देखकर दहशतज़दा थी। बाहर आते ही सवाल किया गया, कौन है ये? रेणुका चौहान। जाइए, एक नौजवान ने इशारा किया। विजय ने दोबारा ड्राइविंग संभाल ली। आगे जाकर उसने कार को बैक करके सड़क की तरफ मोड़ दिया। तुमने गलत नाम क्यों बताया? हम वापस लौट रहे हैं। घर। इरादा बदल दिया, लेकिन क्यों? विजय कारत ने पलटकर मेरी तरफ देखा। ये लोग जान गए होते कि तुम मुसलमान हो तो फिर जाने नहीं देते। क्यों? वो कहते, इसका शुद्धिकरण करो, शादी करो और हिंदू बनाओ। मैं चौंक गई थी, लेकिन क्यों? विजय की आवाज़ सर्द थी। इस गांव में ऐसे 2 हादसे हो चुके। दोनों लड़कियां हिंदू थीं और लड़के मुसलमान। मैं भूल गया था, सॉरी। अचानक विजय ज़ोर से चीखा, इनमें एक लड़के को मार दिया गया। क्यों? पूछकर मोहब्बत करनी चाहिए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। दिलों पर हिंदू या मुसलमान क्यों नहीं लिखा होता? पैदा करने वाला भगवान पैदा होते ही बच्चे की पेशानी पर हिंदू और मुसलमान लिखकर क्यों नहीं भेजता? वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। मैंने झूठ बोला, मैं शर्मिंदा हूँ। हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी
कि सच बोलकर उन 7-8 लोगों से तुम्हें महफूज रख सकूं। वो बहुत आहिस्ता से बोला, आने वाले वक्त में मजहब होगा, मोहब्बत नहीं होगी। एक आंधी गुजर चुकी थी, लेकिन दूसरी आंधी अभी बाकी थी। मैं सारे रास्ते रोती आई थी। घर पहुंचने से पहले तक मैंने हवास पर काबू तो पा लिया, लेकिन मेरी आंखें सूजी हुई थीं। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही मैं चौंक गई। मुझे एहसास नहीं था कि मज़हब में तशद्दुद भी शामिल हो सकता है। मज़हब का एक चेहरा मैंने वहाँ देखा था और एक खौफनाक चेहरा यहाँ। मुझे देखते ही समद ने मुझ पर हाथ उठा दिया था। वो लड़का हिंदू था, तुम एक हिंदू लड़के से मिलने गई थी। हिंदू होना जुर्म है, मैं ज़ोर से चीखी। मुझे इस हमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे, उससे पहले कि वो मुग़ल्लज़ात पर आकर मेरी रूह को शर्मिंदा करता, मैं किचन से सब्जियां काटने वाला चाकू ले आई थी। वो डर कर पीछे हटा। मैं गुस्से में चीख रही थी, काट डालूंगी। मेरी बात सुनो। समद खौफज़दा से पीछे हट गया था। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। क्या वो लड़का मुसलमान हो सकता है? नहीं। क्यों? मज़हब एक ज़ाती मामला है। दोस्ती और मोहब्बत में फ़र्क है। आम दिनों में भी हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं, लेकिन सबसे शादी के बारे में नहीं सोचते। समद खौफज़दा था। मुआज़ बता रहा था, मैं मुआज़ को नहीं जानती। मैं इस वक्त तुमको भी नहीं जानती। मैं थर थर काँप रही थी। अम्मी सहम कर पीछे हट गईं। मेरे चेहरे से शोले उठ रहे थे। मैं काँप रही थी। मुझ पर हाथ उठाया तुमने? बड़ी बहन पर। समद खौफज़दा होकर मेरी तरफ देख रहा था। मैं कहते कहते रुक गई। मैंने अम्मी की तरफ देखा। पापा ने मरने से पहले मुझे मेरे फैसलों के लिए आज़ादी का हुक्म दिया था। मुझ पर कोई पहरा बिठाने की कोशिश न कीजिएगा। मैं अपने कमरे में आ गई। जहन में तेज़ आंधियाँ चल रही थीं। मोहब्बत के मुहाफ़िज़ दोनों धर्मों के लोग थे। मैं हंस रही थी। मज़हब के मुहाफ़िज़ और ठेकेदारों ने मोहब्बत की रस्म भी ख़त्म कर दी। ये वही लोग हैं जो मोहब्बत के नाम पर इंसानों को ज़बह करते हैं। मुझे लगा मैं अपने ही घर में अनजान हूँ, एक अजनबी लड़की। मुझे एहसास हुआ पंख निकलते ही लड़कियाँ अपने ही आशियाने में अजनबी बना दी जाती हैं। क्या मैं अम्मी को पहचानती हूँ? मुझे यकीन है अम्मी के इस नए चेहरे से मेरी कोई उनसियत, कोई शनासाई नहीं है। क्या मैं समद को जानती हूँ? बचपन में समद के साथ गुजारे गए शरारती लम्हों की याद आंखों में नमी ले आई। लेकिन मैं उस भाई से वाकिफ़ नहीं। मैं इन रिश्तों में कहाँ हूँ? मैं खुद से सवाल कर रही थी। शब्बो, मैं इन रिश्तों में कहीं हूँ भी या नहीं? क्या ये घर मेरा है? मैंने नज़रें उठाईं। इस कमरे में सफ़ेदी हुए रंग गुजर चुका था। कई जगहों की पपड़ियाँ उजड़ चुकी थीं। छत से झांकते पंखे की तीलियाँ स्याह पड़ गई थीं। मैंने दीवार की तरफ गौर से देखा। कभी कभी सफ़ेदी झड़ने से दीवारों में कुछ जानी अनजानी शक्लें नमूदार हो जाती हैं। मैं खिड़की के करीब वाली दीवार की तरफ देख रही हूँ। वहाँ एक शक्ल नुमायाँ हो रही है। अचानक चौंक जाती हूँ। चेहरे तब्दील हो रहे हैं। मैं इन सबको पहचान गई हूँ। वो 7-8 लोग जो हमारी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए थे। मज़हब के मुहाफ़िज़ जो मेरा शुद्धिकरण करना चाहते थे। एक भाई जो मजहबी रुसवाई के डर से इस लड़के को मुसलमान करना चाहता था, और एक दोस्त जिसने खामोशी से इस माहौल में अपनी हार तस्लीम कर ली थी। और इनसे अलग मैं हूँ। समाज मज़हब से मोहब्बत तक आ गया है। मैं घुटन महसूस कर रही हूँ और अचानक मैं चौंक गई हूँ। दीवार में एक नया चेहरा। मैं गौर से देखती हूँ। कोई लड़की है। मैं एक बार फिर गौर से देखती हूँ। नहीं, एक छोटी सी बच्ची। दीवार की सफ़ेदी में दफन या बदरंग दीवार में अचानक एक चेहरा पैदा हो गया। मैं अचानक चौंक गई थी। एक लम्हे के लिए इस चेहरे ने अपनी छप दिखाई थी। मेरी आँखें इस जगह मरकूज़ होकर रह गईं। नहीं, मेरा वहम है। नहीं, इस बच्ची का चेहरा उभरा था। मैं गौर से दीवार की तरफ देख रही हूँ। अब वो चेहरा नहीं है, वो चेहरा गायब है। मैं हार नहीं मानने वाली। मुझे एक खेल मिल गया है। खिड़की के बाहर से स्ट्रीट लाइट की रोशनी कमरे तक आ रही है। मैंने खिड़की की
खिड़की के पर्दे बराबर कर दिए, आगे बढ़कर लाइट ऑफ कर दी। पर्दों से छनकर धीमी धीमी रोशनी का अक्स दीवार पर पड़ रहा है। सारे रास्ते बंद हैं, कमरा तारीकी में डूब चुका है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवार की तरफ बढ़ती हूँ और अचानक ठहर जाती हूँ।